चुनावी त्योहारों के शुरू होने के साथ ही जो सबसे पहले शब्द सुनाई देने लगते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो गया। लेकिन ये आचार संहिता आखिर है क्या? कहीं ऐसा तो नहीं कि इसकी धज्जियां उड़ रही है और मीडिया की तरफ से सिर्फ खाना पूरी की जा रही है? हाय एवरीवन, मैं स्मिता शर्मा हूं और मीडिया बुद्धि में आज बात इसी पर कि आखिर ये इलेक्शन कोड ऑफ कॉन्डक्ट का इतिहास क्या है, इसकी जरूरत क्या है, किस हद तक ये सही में लागू होता है और न्यूज रूम्स आखिर इन तमाम मुद्दों पर किस हद तक नजर बनाए रखते हैं, पैनी नजर होती है या फिर कहीं ना कहीं इन डिनायल होते हैं। इन्हीं मुद्दों पर बात करने के लिए दो खास मेहमान आज मीडिया बुद्धि के इस चर्चा में मेरे साथ जुड़ रहे हैं। संजय हेगड़े, आप वरिष्ठ वकील हैं सुप्रीम कोर्ट में और खास करके संविधान से जुड़े हुए तमाम मामलों की बेहद बारीक आप जानकारियां रखते हैं। साथ ही आशुतोष हमारे साथ हैं, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, कई सारे टेलीविजन न्यूज रूम्स में बतौर संपादक काम कर चुके हैं। राजनीतिक दल आम आदमी पार्टी के साथ भी इनका कुछ हद तक एक रिश्ता रहा। उसके बाद अब सत्यहिंदी.com के आप सह संस्थापक हैं और लेखक हैं, राजनीतिक विश्लेषण भी करते हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। तो अगर मैं दर्शकों को बता दूं सबसे पहले कि आप अगर इलेक्शन कमीशन की जो वेबसाइट है eci.gov.in उस पर अगर आप जाते हैं तो वहां बहुत सारे आपको गाइडेंस नजर आएंगे कि जो राजनीतिक दल हैं, जो कैंडिडेट्स हैं, उम्मीदवार हैं, उनके लिए मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट क्या कुछ है। इसमें बहुत सारी पॉइंट्स हैं अलग अलग तरीके जनरल कॉन्डक्ट को लेकर, जिसमें यह भी कहा जाता है कि आप और मीटिंग्स कैसे करनी है, इन तमाम बातों को लेकर। कुछ पॉइंट्स जिसमें कहा जाता है कि भाई आप जाति धर्म के नाम पर जो है आप वोट ना मांगे, आप भ्रष्ट गतिविधि ना करें, किसी को पैसे देकर जो है वोट के लिए लुभाने की कोशिश ना करें। और 1960 के चुनावों में माना जाता है कि सबसे पहले जो है ये लागू किए गए थे। संजय जी, इफ आई कुड कम टू यू फर्स्ट, आप पहले हमें बताइए कि इनकी जो है मेन रीजंस, मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या रही, किस हद तक जो है इन ऑब्जेक्टिव्स को इस वक्त तय किया जा रहा है इन मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट के तहत। देखिए, मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट एक सर्वसम्मति से बनाया गया एक कोड है जिसकी कोई स्टैट्यूटरी बेसिस अब तक दी नहीं गई है, पर यह लार्जली एग्रीमेंट से बना था और ये पब्लिश हुआ है इलेक्शन कमीशन के गाइडेंस से। इसके तहत फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कैसे कंडक्ट होने चाहिए और इलेक्शन प्रोसेस दौरान क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या नहीं होना चाहिए, ये इलेक्शन कमीशन की गाइडेंस है। और इसके अलावा इलेक्शन कमीशन गाइडेंस स्टेट गवर्नमेंट्स को भी देती है कि आप नए स्कीम्स ना लाए, आप कोई ऐसे काम ना करें जिससे आपको आपके पॉलिटिकल फायदे के लिए आने वाले इलेक्शन में आपके लिए फायदेमंद होगा। ये सर्वसम्मति से क्योंकि लाया गया है, माना जाता है कि पॉलिटिकल पार्टीज भी उसे अमल करने में हेल्प करते हैं। पर अगर कोई मानता नहीं है तो मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए इलेक्शन कमीशन डायरेक्टिव्स दे देता है कि फलाना ऑफिसर ट्रांसफर करिएगा, ये स्कीम को आप स्थगित कर दीजिएगा। क्योंकि इलेक्शन कमीशन के पास ये पावर भी है कि जो इलेक्शन जो चला रही है, इलेक्शन कभी कभार रोक भी सकती है या डिले कर सकती है और इससे किसी को फायदा नहीं होता। मुझे याद है जब TN सेशन साहब चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे, पटना में प्रधानमंत्री IK गुजराल कंटेस्ट कर रहे थे और क्योंकि वहाँ मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट का उल्लंघन हुआ था और दूसरे भी वहाँ बूथ कैप्चरिंग का प्रॉब्लम हो सकता था, तो शेषन साहब ने उस इलेक्शन को स्थगित ही कर दिया और नया डेट नहीं दिया। गुजराल साहब कोर्ट गए, फिर भी कोर्ट से कुछ फैसला उनके तरफ उनके हक में नहीं आया। तो ये जो इलेक्शन कमीशन के पास पावर है टू कंडक्ट इलेक्शन बहुत वाइड है और जुडिशियल रिव्यू उसमें अमूमन जाता नहीं। तो इसके कारण पॉलिटिकल पार्टीज ये मान के चलते हैं कि भाई अगर इलेक्शन कमीशन ने कुछ कहा है तो जितने हद हो सके उससे सहमत रहे।
ठीक है, यानी जितने हद तक हो सके सहमत होनी चाहिए, ये बात शायद पॉलिटिकल पार्टीज कहती तो हैं, लेकिन आशुतोष, जब इनको इंप्लीमेंट करने का सवाल आता है, अभी इन्होंने एक एग्जाम्पल जरूर दिया संजय जी ने, किस हद तक अभी अगर गाइडलाइंस हैं, दिशा निर्देश हैं, किस हद तक ये बाध्य हो जाती हैं, किस हद तक ये बाध्य हो सकती हैं, खास करके आज के राजनीतिक माहौल में, जबकि चुनाव भी चल रहे हैं कई सारे राज्यों में। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि गाइडलाइंस हैं, तो जाहिर सी बात है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है, सारी राजनीतिक दलों की सहमति से बना हुआ। लेकिन ये एक तरीके से इलेक्शन कमीशन अगर इसमें चाहे तो एक्शन भी लेता है, एफआईआर भी दर्ज करता है, और वो अगर चाहे तो चुनाव जो हो रहे हैं उसको स्थगित भी कर सकता है। तो ये नहीं, इससे हम ये नहीं कह सकते कि ये बाध्यकारी नहीं है, पूरी तरीके से बाध्यकारी है। मुझे बहुत पहले याद पड़ता है कि उस वक्त एमएस गिल शायद चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे या वन ऑफ द इलेक्शन कमिश्नर्स में से थे, तो सरकार की तरफ से एक एग्रीकल्चर पॉलिसी अनाउंस की गई थी, और तब यह कहा गया था कि दरअसल किसानों को लुभाने की कोशिश की जा रही है। तो मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था, और सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि कुछ ऐसी चीजें हैं जो जिसकी वजह से गवर्नेंस नहीं रुक सकती। अगर कोई चीज बहुत पहले से अनाउंस की गई है या कोई इमरजेंसी के तहत किसी पॉलिसी को इंप्लीमेंट करना बहुत जरूरी है, तो सरकार वो कर सकती है। लेकिन अगर ऐसा लगता है कि ऐसा सिर्फ इस ध्यान से किया जा रहा है ताकि चुनाव को प्रभावित किया जा सके, तो उस पर इलेक्शन कमीशन बहुत तगड़े स्टैंड लेता है। लेकिन अगर आप पिछले दिनों चुनाव आयोग की पूरी कार्यप्रणाली को देखें, तो ऐसा लगता है जैसे कि चुनाव आयोग ने अपने हाथ पूरी तरीके से खड़े कर दिए हैं। सारे राजनीतिक दलों को इस बात के पूरे अधिकार मिल गए हैं कि वो भड़काऊ भाषण दे, धर्म के आधार पर वोट मांगे, जाति के आधार पर वोट मांगे, और वो कुछ भी कहें, और कुछ भी कहने के बाद भी कुछ भी उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है। अभी फिलहाल जिस वक्त जो हालत इस वक्त बंगाल की है, और साथ ही साथ असम चुनाव की है, और जिस भाषा का प्रयोग वहां पे इस वक्त किया जा रहा है, और इसमें मैं दोनों का, जिस तरीके से ममता बनर्जी ने चंडी का पाठ इलेक्शन रैली में किया है, वो विशुद्ध तौर पर राजनीति को, अपने चुनाव को प्रभावित करने के लिए धर्म का इस्तेमाल है। ममता बनर्जी के खिलाफ फौरन जो डायरेक्टिव इशू होना चाहिए था, और उस आधार पे उनके खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती है। इसी तरीके से शुभेंदु अधिकारी जिस तरीके से वो कह रहे हैं कि ममता बनर्जी के बारे में बेगम ममता, बानो ममता, पाकिस्तानी, सूफियान, खाला, फुफू, जिन भाषा का इस्तेमाल, यहां तक ये भी कहा गया है कि अगर ये जीत जाते हैं तो सूफियान के घर में महिलाएं रात में नहीं जा सकती हैं। ये जो भाषा है, ये विशुद्ध तौर पर एक समाज के एक तबके के खिलाफ नफरत का माहौल पैदा करने का है। इसमें किसी इंटरप्रिटेशन की जरूरत नहीं है, इनमें किसी तरीके के सबूत की जरूरत नहीं है। इलेक्शन कमीशन अगर चाहे तो इमीडिएटली नंदीग्राम के जो चुनाव है उसको स्थगित कर सकता है, और उसको दोबारा किसी और डेट पे अनाउंस करने की बात कर सकता है। इसी तरीके असम में आप देखिए कि औरंगजेब का शासन आ जाएगा, बाबर का शासन आ जाएगा, और ये अजमल जो है ये मुख्यमंत्री बन जाएंगे। बट अगर इलेक्शन कमीशन कोई कार्रवाई नहीं करना चाहता है, तो फिर आप हाथ धरे बैठे रह सकते हैं। मुझे याद पड़ता है अगर टीएन सेशन आज की तारीख में अगर होते, और मैंने उस वक्त इलेक्शन कमीशन को कवर किया था जब टीएन सेशन थे, राजनेताओं के हाथ पैर कांपते थे। उस वक्त जो अपने आप को बहुत पावरफुल मानते थे, उनकी भी हिम्मत नहीं होती थी, उनको डर लगता था। तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जरूर था, लेकिन मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट पर अगर आप इलेक्शन कमीशन अगर चुपचाप बैठ जाए, कुछ भी ना करे, तो फिर वो अपने आप में असहाय हो जाता है। ठीक है संजय जी, इससे पहले कि मैं थोड़ा सा मीडिया की भूमिका पर भी चर्चा करूं और गौर करूं, एक बात जो कंटिन्यूएशन है आशुतोष की बात से और आपने जिस बात का जिक्र किया, अब यहां चाहे तो इफ इलेक्शन कमीशन वांट्स, ये कहीं ना कहीं सेंट्रल हो जाता है इन पूरी चीजों में। पिछले हफ्ते ही की बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बांग्लादेश गए, उन्होंने वहां जाकर जो है एक दिन तो निश्चित रूप से ऑफिशियल कार्यक्रम में हिस्सा लिया, क्योंकि जो शेख मुजीबुर रहमान है, फाउंडिंग फादर है बांग्लादेश के, उनका वो ये इट्स 100th सेंटेनरी उनका सेलिब्रेशन उनके बर्थडे का, और 50 साल बांग्लादेश लिबरेशन वॉर को। लेकिन वहां पर उन्होंने कई ऐसे कम्युनिटीज के साथ मुलाकात की, मटुआ कम्युनिटी वगैरह, जिससे लगा कि ये बंगाल चुनावों के मद्देनजर किया जा रहा है। तृणमूल कांग्रेस ने जाकर बकायदा इलेक्शन कमीशन को एक पूरी पिटीशन दी, याचिका दी, कहा ये ग्रोस डेमोक्रेटिक वायलेशन है हमारी एथिक्स के। उस पिटीशन का होता क्या है? वो याचिकाकर्ता पर वो जो, अगर ये लोग तृणमूल कांग्रेस गई है चुनाव आयोग, वहां से आगे किस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए थी जो शायद नहीं हुई? देखिए, ऐसा है जब कमीशन कोई एक्शन लेना चाहता है तो नोटिस इशू कर देता है, हियरिंग्स होते हैं। और पिछले 2019 के चुनाव में भी कभी ऐसे मौके आए हैं कि कांग्रेस या बीजेपी इलेक्शन कमीशन गई, फिर बाद में आपने देखा था बड़े बड़े दिग्गज जैसे कपिल सिब्बल, सिंघवी, सलमान खुर्शीद एक तरफ से, दूसरी तरफ से रविशंकर प्रसाद, सब इलेक्शन कमीशन तो पहुंचे थे। तो ऐसा नहीं है कि जब
कि इलेक्शन कमीशन के पास पावर नहीं है, जैसे आशुतोष ने भी कहा, पर क्षमता है होते हुए भी अगर उसका उपयोग ना करे तो फिर इस प्रोसेस में दखल अंदाजी कौन दे सकता है? कोर्ट कभी कभी पूछ सकती है इलेक्शन कमीशन को, पर वहां भी जहां जुडिशियल रिव्यू बहुत ही कम है। ऐसे कोई मामले याद आते हैं जो आप उदाहरण के तौर पर बता सके हमारे दर्शकों को? नहीं, कई मामले कोर्ट में पहुंचे हैं कि आपकी इलेक्शन कमीशन को ये कहा जाए कि क्या कि ऐसा करे वैसा करे। आपको याद होगा कि जब गोगोई साहब चीफ जस्टिस थे और 2019 का इलेक्शन हो रहा था, तभी कम्युनल हेट स्पीच के बारे में कोई एक महिला मनसुखानी करके गई थी और तब के चीफ जस्टिस ने नोटिस तो इशू किया था। उसके बाद एक दो दिन थोड़ी शांति रही और फिर इलेक्शन कमीशन आकर कही कोर्ट को कि नहीं हम एक्शन ले रहे हैं। उसके बाद तो मामला वहीं का वहीं रहा, क्योंकि कोर्ट भी तो इलेक्शन कमीशन को पूछ सकती है, पर कोर्ट इलेक्शन नहीं चला सकती। और हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रावधान है उसके तहत इलेक्शन कमीशन इलेक्शंस के बारे में करता रहता है। और इसी आर्टिकल 324 के तहत शेषन साहब, लिंगडो साहब, कृष्णमूर्ति साहब, कुरैशी साहब ने भी काम किया और आजकल के इलेक्शन कमिश्नर्स भी काम कर रहे हैं। आप और 2019 और आज के बीच में एक आप अगर देखें तो एक इलेक्शन कमिश्नर साहब थे जो शायद सीनियरिटी से चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनने वाले थे, लवासा साहब, और पर वो फिर वहाँ से छोड़ के एशियन डेवलपमेंट बैंक या कहीं गए। तो सारे इंस्टीट्यूशनल डीके के साथ इलेक्शन कमीशन ने भी कुछ हद तक मैं ये मानता हूं कि जो होना चाहिए वो हो नहीं रहा है। ठीक है, संस्थागत कमजोरियां तो बड़ी हैं आशुतोष, लेकिन अगर मैं मीडिया की बात करूं, जब चुनाव होते हैं, आज हमारे टेलीविजन चैनलों में हमारे रिपोर्टर्स फील्ड पर जाते हैं, वो सांस्कृतिक पहलू दिखाते हैं, खाने का लुत्फ उठाते हैं, नेताओं से बात करते हैं, लेकिन कौन नेता किस हद तक चुनावी उल्लंघन कर रहा है, क्या इस पर खुद फोर्थ स्टेट वॉचडॉग्स की भी नजर नहीं होनी चाहिए? इसको हम किस हद तक उभारते हैं आज मीडिया में? मुझे तो ये लगता नहीं है कि जितने रिपोर्टर इस वक्त इलेक्शन कमीशन ने चुनाव कवर कर रहे हैं उनमें से 70 to 80% उनको इस बात का अंदाजा भी है कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट क्या है और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन कहां पे हो रहा है, कहां पे नहीं हो रहा है। मैं आपको बताऊं कि अभी जो आपने मतवा का जिक्र किया था, एक जमाना था जब शत्रुघ्न सिन्हा और राजेश खन्ना ये चुनाव लड़ रहे थे, तो उस वक्त इलेक्शन कमीशन बाकायदा गाइडलाइन इशू करता था कि आप उनकी फिल्में रिलीज नहीं कर सकते, दूरदर्शन पे भी रिलीज नहीं कर सकते, क्योंकि उसकी वजह से चुनाव पे असर पड़ता है। अब ये प्रधानमंत्री जी अगर आप देखिए जिस दिन पोलिंग हो रही है उसी दिन आप मतवा कम्युनिटी के लोगों को एड्रेस कर रहे हैं और सारे टीवी चैनल उसको लाइव ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं। इससे बड़ा ब्लेटेंट ब्रेजन मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन हो ही नहीं सकता है। इसमें कोई दिमाग लगाने की भी जरूरत नहीं, ये विशुद्ध तौर पर है। मैं ये मान सकता हूं कि कोई राजनीतिक दल हो, और ये मैं प्रधानमंत्री मोदी के बारे में नहीं कह रहा, मैं किसी भी राजनीतिक दल के बारे में कह रहा हूं कि अगर इलेक्शन कमीशन अगर टाइट हो तो उसी समय सारे टीवी चैनल्स को ये आदेश दे सकता है कि आप इन लोगों के लाइव प्रसारण मत कीजिए, क्योंकि इससे चुनाव की प्रक्रिया अफेक्टेड होती है। चुनाव का जो इलेक्शन कमीशन का जो पूरा फंडामेंटल्स है वो इस पे है कि लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए। एक तरफ प्रधानमंत्री कि अगर रोज सुबह शाम अगर उनकी रैली का प्रसारण होगा, अमित शाह की रैली का प्रसारण होगा, और दूसरी तरफ जो दूसरे छोटे दल के लोग हैं उनकी रैलियों का प्रसारण नहीं होगा, तो फिर ये लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं होगा। पहले जब टीवी चैनल्स नहीं थे उस वक्त दूरदर्शन में सारे राजनीतिक दलों को जो राष्ट्रीय चैनल हुआ करते थे और राज्यों के अंदर जो रीजनल चैनल्स हुआ करते थे उनको बराबर का टाइम दूरदर्शन पे दिया जाता था। वो इसीलिए था कि चाहे आप जनता पार्टी को, चाहे कांग्रेस को, चाहे समाजवादी पार्टी को, चाहे बीएसपी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको 45 मिनट का समय दिया गया और आप अपनी बात 45 मिनट के अंदर रखिए, लोगों से संपर्क करिए। लेकिन अगर यहां दिन भर सुबह से शाम तक अगर टीवी चैनल्स पे प्रधानमंत्री का भाषण चलेगा, अमित शाह का भाषण चलेगा और बाकी राजनीतिक दलों का नहीं चलेगा, तो ये लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं। एक चीज और जो इस पूरे मसले पर है वो ये कि ऐसा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट या कोर्ट इस मामले में दखल नहीं दे सकती, लेकिन चूंकि एक कॉन्स्टिट्यूशनल
नाइसिटी मानी जाती है, यह संवैधानिक मर्यादा है कि जब एक बार इलेक्शन प्रोसेस शुरू हो जाता है तो कोर्ट उसमें दखल नहीं देती है। जब इलेक्शन प्रोसेस खत्म हो जाए तब आप इलेक्शन कमीशन के फैसलों को चुनौती भी दे सकते हैं और आप ये कह सकते हैं कि आपने ठीक से कंडक्ट नहीं किया है, तो हाई कोर्ट उसमें डायरेक्टली इंटरवीन भी कर सकता है और हाई कोर्ट उसका कॉग्निजेंस भी ले सकता है। बट अमूमन नहीं लेता, मेरा कहना ऐसा मतलब कि वो नहीं करते, बट अमूमन नहीं लेते हैं। तो वो जो सुप्रीम कोर्ट मामला गया था जिसकी तरफ संजय जी ने भेगड़ी का, उन्होंने बहुत पोलाइटली इलेक्शन कमीशन की तरफ फॉरवर्ड कर दिया था। और इलेक्शन कमीशन आप होगा कि जब अशोक लवासा का भी आपने जिक्र किया, प्रधानमंत्री मोदी के तीन ऐसे भाषण थे जिसके बारे में कहा गया था कि उन्होंने इलेक्शन कमीशन के गाइडलाइंस का उल्लंघन किया है और उस पर मेजॉरिटी जजमेंट आया था। अशोक लवासा का रिजर्वेशन था और अशोक लवासा ने कहा था कि मैंने जो बातें कही हैं उसको रिपोर्ट में शामिल करनी चाहिए, शामिल नहीं की गई। उसके बाद आप देखिए क्या हुआ, उनकी पत्नी पे इनकम टैक्स स्क्रूटनी हुई, उनके सिस्टर पे इनकम टैक्स की स्क्रूटनी, और उसके बाद उनके बेटे के इनकम टैक्स स्क्रूटनी हुई। बाद में क्या निकला किसी को पता नहीं। तो कौन इलेक्शन टीएन सेशन की तरीके से खड़ा होकर कहेगा कि नहीं आप गलत कर रहे हो। ठीक है, ये इनफैक्ट इलेक्शन कमीशन के रिफॉर्म पर भी मैं संजय जी से सवाल पूछूंगी, लेकिन एक छोटा सा सवाल आपसे आशुतोष, टीवी का तो आपने जिक्र किया कि खुद टीवी आज जिस तरीके से जो है एक ब्लेटेंट वायलेशन कर रहा है, लेकिन प्रिंट का क्या प्रिंट मीडिया में भी, चूंकि वो प्रिंट मीडिया एक दिन देरी से आता है, अब तो डिजिटल वर्जन्स भी हैं, वहां पे किस तरीके से जो है इन्वेस्टिगेशंस नजर आ रही हैं आपको जो होनी चाहिए इस तरह के मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट के उल्लंघनों की? स्मिता, बहुत ही हास्यास्पद स्थिति है। हास्यास्पद स्थिति इसलिए है क्योंकि जो टेलीविजन कवर होते हैं वो टेलीग्राफ एक्ट से कवर होते हैं। मैं थोड़ा सा शायद मैं कंफ्यूज कर रहा हूं, लेकिन आप जिस दिन चुनाव हो रहा है, जिस दिन पोलिंग हो रही, उस दिन आप सारे अखबारों के अंदर फ्रंट पेज पे बड़े बड़े विज्ञापन आप देख सकते हैं राजनीतिक पार्टियों के, राजनीतिक दलों के। लेकिन टेलीविजन चैनल से विज्ञापन नहीं आते और जिस दिन कैंपेनिंग खत्म होती है उस दिन के बाद से नहीं आते। ऐसा एक तरीके का नियम है। तो ये अपने आप में बिल्कुल समझने वाली बात है। इलेक्शन कमीशन को इसका कॉग्निजेंस लेना चाहिए। अखबार अगर फ्रंट पेज ऐड छाप सकते हैं जिस दिन पोलिंग हो रही है, तो जो ये आपके टीवी चैनल्स हैं उन पे क्यों नहीं होना चाहिए? तो दोनों एक समान होने चाहिए। दूसरी बात क्या है कि अब ये तो कहा जाता है कि सेकंड फेज ऑफ पोलिंग में आप उस दिन के आप विज्ञापन मत दिखाइए, लेकिन वही भारतीय जनता पार्टी थर्ड फेज ऑफ पोलिंग का कॉन्टेक्स्ट लेके वो विज्ञापन दिखा सकती है। तो ये जो फेज्ड मैनर में इलेक्शन हो रहे हैं इसकी वजह से भी थोड़ी दिक्कत है। बट मुझे लगता है कि आप कितना भी रिफॉर्म कर लीजिए, अगर उस पद पर बैठा हुआ व्यक्ति अगर उसको अपनी संवैधानिक गरिमा का ख्याल नहीं, अपनी जिम्मेदारी का ख्याल नहीं है, तो फिर ये सारे रिफॉर्म्स बेकार हो जाते। जिम लिंगडो ने करके दिखा दिया, बाकी लोग क्यों नहीं दिखा पाए? ये अपने आप में है कि सबके पास पावर है, आप एक्सरसाइज करना चाहते हैं नहीं करना। ठीक है संजय जी, जो इलेक्शन कमीशन के रिफॉर्म्स को लेकर बीच बीच में बहुत आवाजें उठती हैं। मैंने हाल में बात की थी खुद एसवाई कुरैशी साहब से, पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त से, और उन्होंने जिक्र किया था कि किस तरह से 1 दशक से ज्यादा का वक्त हो गया है। एक जो क्रूशियल रिफॉर्म है कि पहले जब इलेक्शन कमीशन सिर्फ 1% शो होता था तो वो बात अलग होती थी, लेकिन जब से इसमें 3 सदस्य आ गए, दिक्कत यह है कि आपकी इक्वल राइट्स चीफ इलेक्शन कमीशन को जो एक तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी है उनकी टर्म प्रोटेक्शन की, वो दूसरे इलेक्शन कमिश्नर्स को नहीं है। तो अगर वो गारंटी नहीं है तो वोट वो किस तरीके से डालते हैं इलेक्शन कमिश्नर्स दूसरे दो, वो बहुत हद तक वो इन्फ्लुएंस कर सकता है और वो एक पचड़ा बन जाता है। टीएन सेशन साहब मेरे सीनियर के क्लाइंट थे और उनका मैटर मैं खुद किया था। ये सारे जो आज हो रहा है, हमने सुप्रीम कोर्ट को 30 साल पहले बता दिया था ये हो सकता है, क्योंकि आप सिंगल पर्सन कमीशन को डाइल्यूट कर रहे हो 2 एडिशनल डायरेक्टर, और ये था द पावर ऑफ फिक्सेशन ऑफ नंबर ऑफ इलेक्शन कमिश्नर्स इज विद द गवर्नमेंट, संविधान ये कहता है। तो जी रामास्वामी साहब जो शेषन साहब के लिए की पैरवी कर रहे थे, तो कोर्ट में कह दिया था उन्होंने, इट इज द पावर ऑफ फिक्सेशन नॉट द पावर टू फिक्स पेशेंट। तो वही हो रहा है कि शेषन हो या कोई भी हो, उधर जो आदमी है उसे फिक्स कर, चाहे इनकम टैक्स नोटिस से या चाहे कुछ और से। तो हाँ, बिल्कुल जरूरी है कि सभी को कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन होना चाहिए, जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस को है वैसे ही प्रोटेक्शन होना चाहिए। पर वो प्रोटेक्शन होने के बावजूद अगर जो बैठे हुए व्यक्ति अपना काम ना करे, तो फिर जितना भी रिफॉर्म करो तो
उससे कुछ नहीं हो सकता है। तो मैं ये मानता हूं कि अभी इलेक्शन कमीशन की अकाउंटेबिलिटी या ऑडिट की का भी के लिए भी कोई प्रावधान होने चाहिए। हर इलेक्शन के बाद दोनों बड़े पार्टी, जो जीती है जो हारी है, दोनों को अपना रिपोर्ट देने का कोई माध्यम होना चाहिए। राइट। तो अगर यूजर रिस्पॉन्स भी एक स्टैट्यूटरी या कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से आने लगे, तब शायद इंस्टीट्यूशन की गरिमा वापस आ सकती है। तो संजय हेगड़े जी, एक सवाल मैं जरूर पूछना चाहूंगी आपसे कि ये जो मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट की सूची में देख रही हूँ, इसमें इतनी सारी तमाम बातें की गई हैं, क्या ये जरूरत से ज्यादा एक्सपेक्टेशंस हैं? अब इसमें कहा जाता है कि भैया जाति धर्म के आधार पर वोट नहीं मांग सकते हैं। भारत की तो राजनीति जो है वो पूरी की पूरी जाति धर्म के आधार पर ही जो है वो खड़ी है, तो उसमें फिर ये कैसे एक्सपेक्ट करे कि राजनीतिक दल ऐसी बातें नहीं करेंगे? मुझे गालिब का शेर याद आता है, हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल को बहलाने के लिए ये ख्याल अच्छा है। ऐसे ही मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट भी लगता है लिखा गया है। हाँ, ये जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की बात है, इसमें बिल्कुल दो राय नहीं है कि हमारी जो पूरी राजनीति और जाति धर्म के आधार पे होती है, लेकिन जिसे कहते हैं ना कि शर्म का एक झीना पर्दा होना चाहिए, वो शर्म का जीना पर्दा है कि आप खुलेआम किसी एक जाति विशेष के खिलाफ नफरत का माहौल नहीं पैदा कर सकते, या दूसरे धर्म के खिलाफ आप नफरत का माहौल नहीं पैदा कर सकते। ये और वो उसका पालन काफी हद तक होता है, ऐसा नहीं कि उसका पालन नहीं होता है। लेकिन पिछले दिनों जिस तरीके से ये सारे पर्दे गिरा के फेंक दिए गए हैं, और वो इसलिए गिरा के फेंक दिए गए हैं क्योंकि इस देश के अंदर इलेक्शन कमीशन मॉडल ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट को लागू करने की उसके अंदर कोई इच्छा शक्ति बची नहीं है। आपको याद होगा, बहुत पहले प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि कब्रिस्तान और उसकी बात की थी उन्होंने, और उस पर काफी हंगामा मचा था। अब तो कोई हंगामा भी नहीं मचता है, अब कोई हंगामा भी नहीं। आपने इस बात को ध्यान नहीं दिया कि ममता बनर्जी के खिलाफ और तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ और अजमल के खिलाफ और कांग्रेस पार्टी के खिलाफ असम और बंगाल दोनों जगह जम के नफरत का माहौल पैदा किया जा रहा है। लेकिन ना तो कांग्रेस पार्टी इलेक्शन कमीशन के पास जा रही है, ना ही तृणमूल कांग्रेस इलेक्शन कमीशन के पास गई है। ममता बनर्जी ने जरूर जो है वो अभी हाल में एक दिन पहले इलेक्शन कमीशन में जाने की बात की है। तो एक तरीके से एक न्यू नॉर्मल जिसे कहते हैं अंग्रेजी में, एक न्यू नॉर्मल हो गया कि धर्म के आधार पर वोट मांगा जाएगा, हम इलेक्शन कमीशन के पास जाएंगे, इलेक्शन कमीशन कोई कार्रवाई करेगा नहीं, और जब कार्रवाई करेगा तब तक वो 6 महीने बीत चुके होंगे, तो उसका कोई फायदा नहीं बचता। तो ये एक अब एक्सेप्टेबल नॉर्म हो गया। मुझे लगता है कि इस पूरे मसले के ऊपर अब अगर कोई बहुत रेडिकल इलेक्शन कमिश्नर नहीं आते हैं तो ये स्थितियां और खराब होती जाएंगी, बेहतर तो बिल्कुल नहीं होंगी। और आपको कोई याद आता है कोई ऐसा मिसाल या उदाहरण जब मीडिया के खिलाफ कुछ कार्रवाई की गई हो इलेक्शन कमीशन की तरफ से, चूंकि मीडिया वाज़न्ट फेयर, उनको जो उनको भूमिका जिम्मेदारी होनी चाहिए उसमें? मीडिया को एडवाइजरी आती थी। मुझे तो नहीं लगता कि किसी मीडिया के खिलाफ कभी कोई कार्रवाई की गई है। लेकिन एक बात जो भी संजय जी कह रहे थे, मैं संजय जी जो वो 1 मेंबर इलेक्शन कमीशन और 3 मेंबर इलेक्शन कमीशन की बात थी, मुझे लगता है कि 3 मेंबर इलेक्शन कमीशन के अपने प्लसेस हैं। उसका कारण मैं बताता हूं। आपको याद होगा कि अर्जुन सिंह और नारायण दत्त तिवारी ने जब कांग्रेस पार्टी तोड़ी थी, तो उसके बाद वो पूरा का पूरा मामला इलेक्शन कमीशन के पास गया था। अर्जुन सिंह नारायण दत्त तिवारी ने कहा था कि वी आर द रियल कांग्रेस पार्टी, और आप कांग्रेस पार्टी का सिंबल फ्रीज कर दीजिए। वो क्वासी जुडिशियल बॉडी की तरफ से हियरिंग हुई थी, और उसमें तीन लोग बैठे हुए थे। तो उस वक्त वो 2-1 से वो जजमेंट जो है वो कांग्रेस पार्टी के फेवर में गया था। एमएस गिल और जीवीजी कृष्णमूर्ति ने नरसिम्हा राव सरकार के फेवर फैसला दिया था, लेकिन टीएन सेशन ने यह फैसला दिया था कि कांग्रेस का सिंबल हैंड फ्रीज होना चाहिए। तो एक आदमी में रहने में अगर वैसा अगर टीएन सेशन अकेले उस वक्त होते, तब तक कांग्रेस पार्टी का सिंबल उनके हाथ से निकल गया था। तो थोड़ी सी उसमें वो दिक्कत है। लेकिन ये बात तो पूरी तरीके उनकी राय से सहमत हूं कि जो एमएस गिल और जीवीजी कृष्णमूर्ति को लाया गया था, वो पूरी तरीके से टीएन सेशन के विंग्स को क्लिप करने के लिए लाया गया था। उनको लग रहा था कि टीएन सेशन जो है इस वक्त सुपर गवर्नमेंट हो गए हैं, वो किसी की नहीं सुन रहे। ठीक है, आखिरी वर्ड आपको, लास्ट वर्ड टू यू संजय जी, मीडिया की भूमिका पर कुछ थॉट्स आपके। आज मीडिया को लेकर आपस में बहुत डिबेट्स जरूर चल रहे हैं, कई सारे ऐसे पिटीशंस हैं जिनकी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में चल रही है, हाई कोर्ट्स में चल रही है, डेफेमेशन के दूसरे मामले हैं, मीडिया के इंटिमिडेशन भी है। इन सब के बीच में इलेक्शंस की कवरेज में मीडिया की भूमिका को लेकर कैसा रवैया चुनाव आयोग की तरफ से भी अपनाया जाना चाहिए, और न्यूज रूम्स के अंदर क्या सोच होनी चाहिए? देखिए, मीडिया वही दिखाता है जो पब्लिक चाहती है, और मीडिया तो सिर्फ टीआरपी के हिसाब से चलता है। तो उन्हें जो लगता है कि या तो टीआरपी होगा, या ये जो
तो पॉलिटिकल पार्टीज से जैसे भी एडवर्टाइजमेंट वैसे जैसे रेवेन्यू बनता है वो रेवेन्यू स्ट्रीम्स के होते हैं। जब तक इलेक्शन कमीशन मीडिया को फाइनेंशियल डिसइंसेंटिव नहीं देता है, यानी अगर किसी कारण अगर कवरेज अनफेयर है तो एक तो स्टॉप कर दे, दूसरा फाइन कर दे, तब तक मीडिया नहीं सुधरेगी। तो ये वो चिकन एंड एग सिचुएशन जो कहते हैं ना, कि पहले इलेक्शन कमीशन सुधर जाएगी तो मीडिया सुधरेगी, मीडिया नहीं सुधरेगी तो इलेक्शन कमीशन भी नहीं सुधरेगी। सभी संस्थाओं को, मीडिया समेत जो है सभी संस्थानों में आज सुधार की जरूरत है, ताकि जो कुछ सड़न के आसार नजर आ रहे हैं वो नहीं होना चाहिए। अगर आपको एक मजबूत लोकतंत्र चाहिए तो हमारी कोशिश यही होती है कि तमाम मुद्दों पर इस तरीके से, और मीडिया का उनका जो रवैया है उसको हम अपने दर्शकों तक मीडिया बुद्धि के एपिसोड्स में पहुंचा सके। तो बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, और बूम के सभी दर्शकों का भी हम स्वागत करना चाहेंगे। अपना फीडबैक हमें जरूर दीजिएगा मेरे ट्विटर हैंडल @smita_शर्मा पर, और देखते रहिए मीडिया बुद्धि के दूसरे एपिसोड्स को भी। नेटिव एडवर्टाइजिंग पर हमारी जो पिछली एपिसोड थी उसे देखना भी ना भूलें। अभी के लिए बहुत शुक्रिया, नमस्कार।